कि तब इस तरह से खुलेआम तरीके से गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में एक बाप बेटे की हत्या कर दी गई, कितना जघन्य बात है। तरफ तो नीतीश कुमार सुशासन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ें धरातल पर दिख नहीं रही है। क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है कि या जो अपराधी हैं वो सरकार से डरती नहीं है? इसको लेकर के विपक्ष लगातार आवाज उठाते रहा है। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9 मुद्दे की बात। इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बिहार के उन तमाम घटनाओं पर, बिहार के उन तमाम चीज़ों पर जो आपको जाननी ज़रूरी है और जो आपके लिए काफ़ी अहम है। हालांकि माफ़ कीजिएगा, 2-4 दिन विलम्ब हो गया था, लगातार कंटिन्यूटी नहीं बन पाई थी, कुछ समस्याएं थी जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब ये लगातार जारी रहेगा। तो सबसे पहले हम उस खबर को एनालिसिस करते हैं, उस खबर पर आते हैं जो कि सबसे अहम है। तो सबसे अहम बात यह है कि अब राजगीर के नालंदा के राजगीर में गंगा का जल प्रवाह होना शुरू हो गया है। जी हाँ, नीतीश कुमार की पहल से अब गंगा की जो धारा है वो राजगीर में भी उपलब्ध होगा, नालंदा में भी उपलब्ध होगा। बहुत समय से नीतीश कुमार इस पर काम कर रहे थे, उनकी सरकार काम कर रही थी कि उन जगहों पर भी गंगा का जल पहुंचाया जाए जिसकी ज़रूरत है, जैसे गंगा के जल को गया में, उसके अलावा राजगीर में, इन तमाम जगहों पर भी पहुंचाने की बातें हो रही थी। काफ़ी समय से काम चल रहा था, अब वो पूरा हो गया है और फाइनली नीतीश कुमार जो हैं वो उसका उद्घाटन कर दिए और वहाँ पर चीज़ें शुरू हो गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर जरासंध का स्मारक बनाने की भी जो चर्चाएं हों काफ़ी समय से चल रही थी। आप जानते हैं कि जरासंध मगध के सम्राट हुआ करते थे, राजा थे। उनको लेकर के भी लगातार ये बातें उठ रही थी कि आखिर जरासंध का स्मारक क्यों नहीं बनाया गया राजगीर में या फिर यूँ कह लें कि नालंदा में। तो अब उनके स्मारक बनाने की हामी भर दी है नीतीश कुमार ने और उन्होंने कहा है कि यहाँ जरासंध का स्मारक होना चाहिए। तो ये योजना जो है वो पहुँच गया है, शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं विस्तृत रूप से कि बिहार की वस्तु स्थिति अभी क्या है। क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार लगातार ये कह रही है कि क्राइम पर हमारा नियंत्रण है, हमारी पुलिस व्यवस्था सही से काम कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। आए दिन मर्डर के केसेस सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही हैं। आज मैं आपकी एक घटना बताता हूं कि बिहटा में स्टेशन पर टिकट कटाने को लेकर के गोलीबारी हुई। कितना दुखद बात है। अपराधियों को डर खत्म हो गई है, अपराधियों की, पुलिस की डर समाप्त हो चुकी है। पुलिस क्या करेगी नहीं करेगी, तब इस तरह से खुलेआम तरीके से गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में एक बाप बेटे की हत्या कर दी गई, कितना जघन्य बात है, कितना जघन्य अपराध है। तो ये हुआ है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो नीतीश कुमार सुशासन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ें धरातल पर दिख नहीं रही है। लगातार मर्डर पर मर्डर हुए जा रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है, गोलीबारी की घटनाएं आ रही हैं। तो क्यों? क्या पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है कि या जो अपराधी हैं वो सरकार से डरती नहीं है? इसको लेकर के विपक्ष लगातार आवाज़ उठाते रहा है। यहाँ तक कि सुशील मोदी जो हैं वो भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भले ही कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं, दिख नहीं रही है चीज़ें धरातल। तो विपक्ष इस पर हमलावर है। तो ये चीज़ें हैं, इस पर नीतीश कुमार को, नीतीश सरकार को, तेजस्वी यादव को कंट्रोल करना होगा। अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो बिहार जंगल राज का जो दौर था उसको एक बार फिर से याद करना शुरू कर देगा। तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव पर तो ये आरोप हमेशा लगते रहा है कि जंगल राज इन्होंने कायम किया है, लेकिन अब तेजस्वी जो कहते हैं कि साफ सुथरा छवि बनाना है और सरकार को एक अच्छे वे में लेके चलना है, लेकिन ये चीज़ें दिख कहाँ रही है। अगर अभी भी क्राइम पर कंट्रोल नहीं होता है तो लोगों में डर फिर से व्याप्त हो जाएगा।
तो ये समझने की ज़रूरत है। ये बिहार में चूँकि अगर क्राइम रेट कम नहीं होगा, इस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी होगी, मर्डर होगा, तो फिर बाहर के जो व्यापारी हैं वो बिहार में आने से कतराएंगे। यहाँ पर्यटन का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ के लोग फिर क्या करेंगे? उनकी रोजी रोटी का जो संकल्प लिया है तेजस्वी यादव ने, उनकी रोजी रोटी का जो संकल्प लिया है नीतीश कुमार ने कि मैं बिहार में रोज़गार सृजन करके दूंगा, तो फिर ये रोज़गार सृजन करेंगे कैसे? तो ये तमाम चीज़ें सामने आई है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं काफ़ी बहुचर्चित, ये काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई मामला है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव का जो स्वरूप है वो क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो चीज़ें साफ हो रही है, क्योंकि आयोग हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट 4 से 5 दिनों के अंदर सौंप दे और चुनाव की घोषणा हो सकती है कि दिसंबर के पहले वीक या दूसरे सप्ताह तक ये हो जाना है। अभी तक आचार संहिता समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द करने की बात तो कर दी, लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से आचार संहिता जो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो नगर निकाय चुनाव होने थे, तो उसकी जो आचार संहिता का दौर था वो समाप्त नहीं किया गया। चुनाव आयोग के तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि आचार संहिता समाप्त है। अभी भी बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, यानी कि नगर निकाय चुनाव पर सिर्फ पेच यही था कि जो आयोग गठन करना था आरक्षण को लेकर के, उस जांच की तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी है और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन इस पर लगातार वाद विवाद भी चल रहा है। सम्राट चौधरी जो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आवाज़ उठाया है कि ये पूरी तरह से उनका जो खाका पहले से था उसी खाके को फिर से उन्होंने जारी कर दिया। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, किसी भी तरह की कोई समीक्षा नहीं की गई है। तो उनका ये मानना था कि एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में ये जांच कमेटी बनाई जाए और उनके निगरानी में ये पूरा जांच हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये तय होता है तो ये और लंबा खींच जाएगा चुनाव। जो इसका स्वरूप है, जिस स्वरूप में इस चुनाव को होना है वो उस स्वरूप में होगा नहीं, फिर बहुत सारी चीज़ें लंबी खींच जाएंगी। अभी बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर है, चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर है कि आपको चुनाव जितना जल्दी हो सके करा लेना है। बाकी राज्यों में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, दिल्ली एमसीडी चुनाव हो रही है, झारखंड में भी बहुत जल्द ही होने वाली है। बिहार में घोषणा होने के बाद, तमाम प्रक्रिया होने के बाद, नॉमिनेशन होने के बाद चुनाव की तारीख तक तय हो गई और उसके बाद चुनाव रद्द कर दिया गया। तो प्रत्याशियों के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या अगर ये चुनाव फिर से हो तो पहले वाले रूप में होगा या फिर नया रोस्टर बन के आएगी, नए तरह से चीज़ें होंगी। क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसा है तो वो प्रत्याशी, वो अपने घर से मेहनत किए, पब्लिक के बीच में गए, काफ़ी पैसे भी खर्च हुए और उसके बाद चुनाव जब रद्द हुआ तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि जो नॉमिनेशन किए थे क्या उनका नॉमिनेशन बरकरार रहेगा, जो उनको चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया था वो चुनाव चिन्ह बरकरार रहेगा, या फिर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, फिर से चुनाव चिन्ह की आवंटन होगी, क्या होना है। तो ये समस्या है उन तमाम प्रत्याशियों के अंदर भी कि ये क्या होना है, किस तरह का स्वरूप होगा और इसको कैसे चेंज किया जाए। तो उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर चुनाव फिर से जो हुआ, हालांकि आचार संहिता तो अभी लगी हुई है, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो चांस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि चीज़ें ज़्यादा बदलेंगी नहीं, एकाध जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत कुछ जगहों पर बदलाव हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर है वो उसी स्वरूप में वो तमाम चीज़ें रहेंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि तो फिर नॉमिनेशन का, तो ये बहुत पेचीदा सवाल है कि आखिर नॉमिनेशन फिर से होगा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग नॉमिनेशन कर चुके हैं, जिनका नॉमिनेशन हो चुका है, चुनाव चिन्ह भी अलॉट हो गया था, उनके साथ क्या होना है। हालांकि इस पर तो भी सस्पेंस है कि ये क्या होना है, लेकिन हमारी जो समझ है, हम जिस तरह से देख पा रहे हैं उसमें ये होगा कि नॉमिनेशन फिर से करानी होगी,
क्योंकि नॉमिनेशन अगर फिर से नहीं हुआ तो फिर तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। अगर मान के चलिए कि जो सीट पिछड़ा के लिए रिज़र्व रहा है, अगर उसको जनरल कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और अपना नॉमिनेशन भी किया था, तमाम जगह पर प्रचार प्रसार भी कर दिए, तो वो तो रहेंगे ही। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में आ गई तो जनरल कैटेगरी के भी कुछ कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में फिर ये संभव नहीं हो पाएगा कि फिर नए कैंडिडेट का अलग से नॉमिनेशन कराया जाए और उनको चुनाव चिन्ह अलग से आवंटित किया जाए। तो ये फिर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो सकती है। तो हालांकि अभी तक ये चीज़ें साफ़ नहीं हुई है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या तय होता है, क्या नहीं तय होता है। बिहार में क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं, मैंने बताया। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, तो इस पर हम लोग आज के लिए बस इतना ही। और फिर कल हम अलग मुद्दे के साथ, नए मुद्दे के साथ, नए सोच के साथ और नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। और अगर आप कोई ये खबर पसंद आती है तो यूट्यूब चैनल पर हमारे जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर आप ये खबर फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको कार्यक्रम, क्योंकि आपका कमेंट बहुत मायने रखता है। तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।